नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पहली न्यू ईयर आईएएस पे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ध्यान दिया था ऑस्ट्रेलिया पे। आज की जो मैपिंग रहेगी वो हमारी यूरोप के ऊपर रहेगी, तो हम लोग यूरोप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूरोप में कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो देखिए, ये है यूरोप का मैप। अब यूरोप का मैप में अगर आप देखें तो यूरोप के बारे में अगर हम थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो वो है सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सॉरी, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो था वो था ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में जो है यूरोप है जो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 60 करोड़ है। 60 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ही नहीं, कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है। फिर वहीं इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेनिनसुला आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। ये पेनिनसुला एक अलग हो जाता है। यहाँ पे इटालियन पेनिनसुला मिलेगा आपको, इधर ग्रीस पेनिनसुला मिलेगा, स्पेन का आइबेरियन पेनिनसुला मिलेगा, ये यूनाइटेड किंगडम। तो इसीलिए यहाँ पे पेनिनसुला ज़्यादा होने के कारण इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी जाना जाता है। और ये एशिया का भी एक पेनिनसुला है। यहाँ से एशिया लगता है हमारा, तो ये एशिया का भी एक पूरा पेनिनसुला पार्ट माना जाता है। और ये बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे जर्मनी और पोलैंड मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कंट्रीज़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के कारण काफ़ी ये चर्चा में रही थी। तो चलिए हम लोग इसकी मार्किंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, तो हम कंट्रीज़ को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सेपरेटेड कैसे है। ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये यूरोप का जो पार्ट है, यूरोप का पार्ट एशिया से कैसे अलग हुआ है। ये पूरा पार्ट यहाँ से है, ये हमारा यूरोप है। ये यहाँ से थोड़ा बॉर्डर आ जाता है, फिर ये कैस्पियन सी का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी जो है नेचुरल बाउंड्री काफ़ी शेयर होती है। तो देखिए, जो इस जगह माउंटेन रेंज आपको मिलती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे माउंटेन रेंज है यूराल माउंटेन रेंज, सॉरी यूराल माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आप ये पूरी बाउंड्री यहाँ से चलती जाएगी। फिर आपको जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो फिर यहाँ पे कैस्पियन सी का आपको बाउंड्री देखने को मिलती है। कैस्पियन सी के बाद अगर आप इधर आएंगे तो फिर इस जगह बिल्कुल इसके इस लाइन पे आपको एक जंक्शन मिलता है, जहाँ पे है ये माउंटेन रेंज। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो है कॉकस माउंटेन रेंज। कॉकसस माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री शेयर करती है एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से। एक आपके ये यूराल माउंटेन्स हो गए, फिर ये माउंटेन रेंज थोड़ी यहाँ पे है, फिर इसके बाद थोड़ा सा बॉर्डर पड़ता है कजाकिस्तान का, फिर इसके बाद आपको नीचे मिलेगा कैस्पियन सी का बॉर्डर। कैस्पियन सी की बाउंड्री के साथ साथ आपको कॉकसस माउंटेन रेंज आपको ये डिवाइड करती हुई दिखेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो पेनिनसुला इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेनिनसुला जो देखेंगे वो देखेंगे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। देखिए, इस पेनिनसुला में आपको, चलिए पहले थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। मैं आपको बताना भूल गया था लैंगिट्यूड। अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें जाए तो यहाँ से एक आर्टिक सर्कल निकलता है। आर्टिक सर्कल आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, ये हटा देता हूँ। ये देखिए, ये आर्टिक सर्कल है। आर्टिक सर्कल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को होते हुए निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और रशिया को होते हुए निकलता है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ से आर्टिक सर्कल आपको मिलेगा। तो ये कंट्रीज किस किस कंट्री से पास होता है, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। ये आपका नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया और ये रशिया हो गया। आइसलैंड के ऊपर से निकलता है। और आइसलैंड की जो कैपिटल है, ये जो आपको कैपिटल दिख रही है रेकजेविक, ये जो रेकजेविक है, रेकजेविक एकमात्र ऐसी कैपिटल सिटी है जो आर्टिक सर्कल के पास में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी आर्टिक सर्कल के सबसे नीचे, सबसे करीब में है और कैपिटल है। तो आपका जो आंसर होगा वो रेकजेविक होगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद अगर लैटिट्यूड की बात करिए तो हम एक लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं। यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पास होता है। देखिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है यहाँ पे। ये अफ्रीका के अल्जीरिया, जो अफ्रीका में हम लोगों ने पढ़ा था अल्जीरिया कंट्री थी, उधर से ये पास होता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप देख पा रहे होंगे किस किस जगह से पास हो रहा है। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद ये आ रहा है फ्रांस, फ्रांस में आ रहा है। फ्रांस के बाद ये आ रहा है स्पेन में। देखिए इंग्लैंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है ग्रीनविच, यूनाइटेड किंगडम में है ये। ग्रीनविच, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के लिए एक लोकेटेड शहर है जहाँ से हमारे सारे टाइम जोन डिवाइडेड होते हैं, यहाँ से हमें टाइम जोन पता चलते हैं। तो ये शहर के बारे में आपको ध्यान में रखना है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। देखिए ये पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला है इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और पेनिनसुला की बात करी जाए तो ये 3 कंट्रीज़ आपको मिलेंगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है तो उसमें डेनमार्क और इंक्लूड हो जाएगा। अगर पेनिनसुला की बात होती है तो सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और कंट्रीज़ अगर पूछी जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है तो उसमें आपको डेनमार्क इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो होंगी वो होंगी 5 कंट्रीज़। कौन कौन सी? 4 कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो ये 5 कंट्रीज़ जो है ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो 4 कंट्रीज़ हैं ये मिलके बनाती हैं। और वैसे पेनिनसुला की बात करी जाती है तो हमें पता चलता है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ से उसको एक जाना जाता है जो है लैंड ऑफ 1000 लेक। लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ, इसमें रेजैविक आइसलैंड जो है, आइसलैंड भी स्कैंडिनेवियन का पार्ट है। स्कैंडिनेवियन में जो कंट्रीज़ आती है वो आती है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पार्ट है। फिर इसके बाद आपको नॉर्वे और स्वीडन के बारे में थोड़ा जानना है। तो नॉर्वे जो है वो फेमस है, नॉर्वे एंड स्वीडन ये दोनों फेमस है नोबेल प्राइजेस के लिए। यहाँ से नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्वे से पीस प्राइज़ मिलता है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे से मिलता है। और स्वीडन से भी नोबेल प्राइज़ आपको मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो ब्रिटिश आइल्स, ये ब्रिटिश आइल्स है। देखिए ये ब्रिटिश आइल्स है हमारा। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है आप देख पा रहे होंगे। जी आयरलैंड, आयरलैंड के बाद स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटिश आइल्स की कंट्रीज़ हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये कन्फ्यूजन होती है जो इसमें पता चलता है कि यूके और ब्रिटेन में क्या फ़र्क है, या तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो यूके है, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बना है हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। इन चारों को मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है यूके। यूके हमारा इन चारों को मिला के बनता है। वही ब्रिटेन की बात करी जाए तो ब्रिटेन में हमें सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स देखना है। तो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में सिर्फ यही फ़र्क है कि ब्रिटेन में जो है वो नॉर्थ आयरलैंड इंक्लूड नहीं होता है और यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के साथ नॉर्थ आयरलैंड इंक्लूड होता है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो अलग है ही। ये आयरलैंड जो पार्ट है इसका
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आइबेरियन पेनिनसुला पे। ये आइबेरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पोर्टुगल जिसकी कैपिटल है लिस्बन, और स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन दो चीज़ों के लिए फेमस है, फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के दो इम्पॉर्टेंट क्लब्स हैं यहाँ पे, एक बार्सिलोना और दूसरा है मैड्रिड। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि बार्सिलोना और मैड्रिड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्लब्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस में इम्पॉर्टेंट सिटी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पेरिस। पेरिस किस चीज़ के लिए फ़ेमस है ये आपको बताना है। वो है पेरिस एफिल टावर के लिए फ़ेमस है। एफिल टावर के लिए पेरिस बहुत जाना जाता है। एफिल टावर का यूजुअली क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके आर्किटेक्ट के बारे में। तो इसका जो आर्किटेक्ट है वो मिस्टर स्टीफन सोवेस्त्रे। ये आपको ध्यान में रखना है, एफिल टावर के जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, स्टीफन सोवेस्त्रे। तो ये चीज़ फ्रांस के बारे में पूछी जाती है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। फ्रांस के बारे में और चीज़ अगर मैं बताऊं आपको तो फ्रांस यूरोप में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सिटी है एरिया वाइज। सबसे बड़ी कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। फर्स्ट जो है वो है हमारी रशिया, रशिया का पार्ट है थोड़ा। दूसरे में हमारा आ जाता है यूक्रेन, और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा फ्रांस। अब फ्रांस कई बार आपको कई बुक्स में दूसरे पे भी दिखा जाएगा क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट या काफ़ी आइलैंड्स इसने अपने अंडर में ले रखे हैं। तो आपको कई जगह पे आइलैंड फ्रेंच आइलैंड्स, फ्रेंच रिपब्लिक करके आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए फ्रांस को सेकंड नंबर पे भी लिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यूरोप की बात करी जाए लैंड मास की वजह से, लैंड एरिया की वजह से, तो वो सिर्फ थर्ड नंबर पर फ्रांस आपको मिलेगा। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आपको एक सिटी दिखेगी। देखिए ये एक सिटी दिख रही है आपको, कंट्री दिख रही है मोनाको। इसकी सिटी भी मोनाको है। मोनाको के बारे में आपको ध्यान में रखना है, मोनाको सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी, उसके तरफ भी आएंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो है हमारी मोनाको। मोनाको को मैं मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ वहाँ पे, आपको इजी रहेगा। सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, मोनाको। तो ये आपको, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इटली की। इटली में आपको 3 कंट्रीज़ में ध्यान देना है। सबसे पहले जो इटली को मैं मार्क करता हूँ आपको, देखिए ये है इटली, जिसको हम इटालियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो है हमारी रोम। ये हमारी इटालियन पेनिनसुला है। रोम के अंदर एक कंट्री है, यहाँ पे आप रोम देख पा रहे हैं। रोम के एरिया में ही अंदर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटिकन सिटी। कलर चेंज कर देता हूँ, ये वेटिकन सिटी है। यहाँ पे वेटिकन सिटी का जो एरिया है वो है 0.4 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 900 के करीब है। और उसी के, ये जो कंट्री है वेटिकन सिटी, ये रोम के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ऐसी इटली कंट्री के अंदर एक और कंट्री है वो है सैन मरीनो। सैन मरीनो का जो एरिया है वो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के है, 60 किलोमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स है ये एरिया। और ये भी इटली के अंदर ही लाया करती है, एग्जिस्ट करती है। तो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि कंट्रीज़ जो कंट्री के अंदर लाया करती है, तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से। तो आपको ध्यान में रखना है इटली कंट्री है और इटली के अंदर ही 2 कंट्रीज़ हैं, वो है वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। फिर इसके बाद इटली के पास आप इसकी टेरिटोरियल पे देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा है। इस आइलैंड का नाम है सिसिली, मैं लिख देता हूँ।
सिसिली आइलैंड में एक फेमस वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट एटना। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग और कंट्रीज़ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ को बोलते हैं हम लोग बाल्टिक कंट्रीज़, क्योंकि ये बाल्टिक सी के बॉर्डर इसके टच होते हैं, इसीलिए इन 3 कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। फिर इसके बाद आप देखिए इधर, यहाँ पे आपको दिख रही है बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये मिला के बनाती हैं, आपको इधर मिलेगा BE बेल्जियम। फिर इसके बाद आपका आता है नीदरलैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं NE। मैं आपको बताता हूँ, इससे एक वर्ड बनता है, और ये है लग्जमबर्ग, जिसको हम लोग LU और X बोलते हैं। ये वर्ड को अगर इकट्ठा प्रोनाउंस किया जाए तो ये बनता है हमारा बेनेलक्स, BENELUX। बेनेलक्स कंट्रीज़ ग्रुप है ये। इस ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं ये लोलैंड कंट्रीज़ हैं, ये लोलैंड कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे जो कंट्रीज़ का जो लेवल है वो बिलो द सी लेवल है, इसीलिए ये लोलैंड कंट्री जानी जाती है बाल्टिक सी के पास। यहाँ का जो नॉर्मल जो ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ये यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो बिलो सी लेवल है, इसीलिए यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग है। यहाँ पर फ़िशिंग बहुत होती है इस जगह पे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, देखिए स्विट्ज़रलैंड है, आपको यहाँ पे आपको स्विट्ज़रलैंड मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट के लिए, डेस्टिनेशन के लिए फेमस है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीस पेनिनसुला, यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीक पेनिनसुला। ग्रीक की जो कैपिटल है वो है एथेंस। एथेंस आपको ध्यान में रखना है। एथेंस में जो हुआ था वो हुआ था सबसे पहला ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो कब हुआ था? अप्रैल 1896 में। तो ग्रीस में जो एथेंस है, वो जो आपको ध्यान में रखना है वो है फर्स्ट ओलंपिक कंट्री है, जहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक हुआ था। वो कब हुआ था? वो अप्रॉक्स 6 अप्रैल से शायद स्टार्ट हुआ था, और 1896 तक, जो 1896 में चालू हुआ था, और शायद 12 या 13 अप्रैल तक चला था। तो ये जो कंट्रीज़ थी आपको इसमें ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आपको जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। फिर है पोलैंड, इसकी कैपिटल है वॉर्सो। फिर आपको चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया पहले एक कंट्री हुआ करती थी, फिर ये बाद में शायद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास यहाँ पे इन लोगों को डिवीज़न हो गया, और ये अलग अलग, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग हो गया। ऐसी ऑस्ट्रेलिया और हंगरियन कंट्री बनाती थी, लेकिन ये भी वर्ल्ड वॉर के आसपास ये भी अलग हो गए, और इनका अलग अलग कर दिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गई, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमारी हो गई वियना, और हंगरी की कैपिटल हो गई बुदापेस्ट। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली यूरोप में ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं यूरोप से, जो भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फेमस पॉइंट्स हैं या फेमस कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं से आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। चलिए हम लोग इसकी थोड़ी फिजियोग्राफिक कंडीशन देख लेते हैं। चलिए फिजियोग्राफिक देखने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो मॉस्को रशिया की कैपिटल है, ये भी यूरोप के अंदर ही आती है। और वहीं पे यहाँ पे आपको जो टर्की दिख रहा है, टर्की का कुछ पार्ट हमारे पास है जो यूरोप में आता है। यूरोप में जो टर्की का पार्ट आता है वहाँ पर इसकी कैपिटल आती है जो है इस्तांबुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी फिजियोग्राफी देख लेते हैं इसकी। इसकी फिजियोग्राफी जानने के लिए
ज़्यादा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप मार्क करते जाइएगा। एकदम डीप में नहीं पढ़ना है इसकी फिजियोग्राफी। देखिए, फिजियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देखिए, इस तरफ से हम लोग देखते हैं। इस जगह पे आपको माउंटेन रेंज मिलेगी, किजलॉन माउंटेन रेंज। सॉरी, मैं मार्क करने के लिए इस जगह पे जो माउंटेन रेंज है वो किजलॉन माउंटेन रेंज है। मैं लिखता जाता हूँ, आप भी मार्क करते जाइए। किजलॉन माउंटेन रेंज है। फिर इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी पेनिस। पेनिस माउंटेन रेंज मिलेगी आपको। फिर इसके बाद हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला में आते हैं। आइबेरियन पर्टिकुलर और स्पेन को मिला के आइबेरियन पेनिनसुला मैंने आपको पहले बताया था। आइबेरियन पेनिनसुला में जो आपको थोड़ा सा ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया में एक माउंटेन रेंज पड़ती है। उस माउंटेन रेंज को हम लोग बोलते हैं कैंटरबेरियन माउंटेन रेंज। कैंटरबेरियन माउंटेन रेंज है। फिर इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जो फ्रांस और स्पेन का जो बॉर्डर है, स्पेन एंड फ्रांस के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है। उस माउंटेन रेंज का नाम है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे में। इस माउंटेन रेंज का नाम है पायरेनीज माउंटेन रेंज, PYRENES माउंटेन रेंज। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो है एल्प्स माउंटेन रेंज, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो कि फ्रांस के बॉर्डर से होते हुए थोड़ा यहाँ से इटाली। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है आपकी वो है एल्प्स माउंटेन रेंज। फिर इटालियन पेनिनसुला में अगर आप देखें तो इटालियन पेनिनसुला में भी एक माउंटेन रेंज पड़ती है इस जगह पे, ये जो आपको दिख रहा है। इस जगह पे जो माउंटेन रेंज है वो है एपनीज माउंटेन रेंज। एपनीज माउंटेन रेंज यहाँ पे है। फिर आपको एल्प्स के साथ साथ आपको मिलेंगे डायनारिक एप्स। देखिए इस जगह पे ये डायनारिक एप्स हैं। ये डायनारिक एप्स मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद आपको अगर ग्रीस में आप देखेंगे, इस जगह पे जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे, जो माउंटेन रेंज इधर मिलेगी आपको वो है पिंडुस माउंटेन रेंज, पिंडुस या पिंडस माउंटेन रेंज, तो ये मिलेगी आपको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इस जगह पे आप मैप में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस जगह पे आपको कुछ माउंटेन रेंज मिलेगी, वो है उस माउंटेन रेंज का नाम मिलेगा आपको जूरा माउंटेन रेंज। उसी के पास नीचे आपको मिलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स मिलेंगे आपको। फिर एकदम जो इसका जॉइंट है, उस जॉइंट पे आपको जो माउंटेन रेंज मिलेगी, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कॉकासस माउंटेन रेंज। कॉकासस माउंटेन रेंज में आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे यूरोप को पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ जो इसके आसपास हैं। तो वाटर बॉडीज़ में देखिए, इस जगह आपको आर्टिक सर्कल, यहाँ से आर्टिक सर्कल मिला था अपन को, तो यहाँ पे जो है वो है आर्टिक ओशन। इस जगह पे अटलांटिक ओशन है।
ध्यान रखिएगा, सॉरी 80 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको आर्टिक ओशन था, फिर इधर आपको मिलेगा एटलांटिक ओशन, इधर आपको मेडिटेरियन सी मिलेगी इस वाले पोर्शन में, ये आपको ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद ये कैस्पियन सी है, इधर आपको बेल्टिक कंट्रीज मिली थी तो इधर बेल्टिक सी था, फिर इस जगह पे आपको मिलेगा सी ऑफ एजोव, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ लायन मिलेगा, LION लायन, गल्फ ऑफ लायन मिलेगा आपको, इधर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलेगा, मैं लिख देता हूँ ज़्यादा इजी रहेगा, ऐसे में थोड़ा टफ हो रहा है। इस जगह पे आपको जो गल्फ मिलेगा वो मिलेगा गल्फ ऑफ बोथिया, ये आपको थोड़ा जो गल्फ है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक गल्फ मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ गिब्राल्टर, जो अलग अलग करता था अफ्रीका और यूरोप को, अलग करता है या ज्वाइन करता है दो वाटर बॉडीज़ को, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ थी जो इसके आसपास हैं, आपको ज़्यादा ध्यान में, इतना ही ध्यान में रखना है। यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है रिवर वोल्गा, वो आपको इधर कहीं मिलेगी, इस जगह से कहीं से पास होती हुई मिलेगी, कैस्पियन सी में गिरती है वो। रिवर वोल्गा मिलेगा आपको, फिर उसके बाद आपको और क्या क्या बताना रह गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी था यूरोप के लिए। यूरोप में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जितना पूछा जाता था मैंने आपको सफिशिएंट आपको बता दिया है। तो ये इसकी कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसकी वाटर बॉडीज़ बता दी सराउंडिंग, और इसके माउंटेन रेंजेस बता दिए। माउंटेन रेंजेस में एक चीज़ और ध्यान आई है मेरे को अभी, इस जगह को स्कैंडिनेवियन शील्ड भी बोला जाता है। शील्ड से मतलब मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताया था जब कैनेडियन शील्ड में देखा था हम लोगों ने। स्कैंडिनेवियन शील्ड का मतलब होता है यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, और ये बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है। ये शील्ड जो भी होती है बहुत पुरानी होती है, इसीलिए यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होता है, फॉसिल्स ज़्यादा मिलते हैं, काफ़ी पुराना एरिया होता है किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट का। और फिर यहाँ पे आपको ग्रेट प्लेन्स मिलेंगे इस जगह पे, यहाँ पे आपको प्लेन्स मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारे यूरोप की मैपिंग। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग एशिया। एशिया के बारे में हम लोग जानेंगे। एशिया काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया था। अब हम लोग एशिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम लोग पहले थोड़ा रशिया का पोर्शन देखेंगे, हम लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी देखेंगे, फिर इंडिया के लिए हम लोग पहले जो इंडिया हम लोग पढ़ेंगे वो एशिया के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम
जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की नई क्लासेस नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा इंडिया को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ला सके। ये सीरीज़ हमें कैसी लग रही है बिल्कुल बताएं, और हमें फेसबुक एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।